वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। पीसीएस पेरेंट अड्डा में बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद आज आमना सामना हो रहा है। तो कैसा मेरा इंटरव्यू गया बीपीएससी का, उसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। और इस बीच तो रिजल्ट आए यूपीपीसीएस का। फ़िलहाल मैं तो उसमें नहीं था, लेकिन आरओ का रिजल्ट आया और उसमें मेरा नहीं हुआ। बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ यार। बड़ी उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन यही तो डेस्टिनी है, को जो मंजूर होता है वही होता है। तो फिर से खड़ा होना, गिरना उठना, ये तो लगा ही है। अब बीपीएससी में लास्ट उम्मीद वो भी है। केवीएस एनवीएस का टीजीटी पीजीटी पड़ा था, उसी डेट में पड़ गया यूपीपीसीएस का मेंस। एक पेपर ही देना था, तो मैंने पीसीएस का चुना। पीसीएस 25 मीन्स केवीएस एनवीएस भी छूट गया, टीजीटी पीजीटी का समझ में नहीं आ रहा कहाँ कैसे जाना है। अब एक एलटी मेंस बचा हुआ है, उसका भी देखते हैं क्या होता है। तो मैं बात करूँगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हुआ कैसे, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। क्या क्या प्रश्न पूछे गए, बाकी आप लोग भी अपने हिसाब से सोचिएगा कि क्या उत्तर हो सकते हैं। मेरी नज़र में तो मेरा इंटरव्यू ठीक गया है एंड आई होप कि अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। पर मेन से कितने मार्क्स मेरे ज़्यादा हैं वो भी डिपेंड करता है कि मैं कितना लिस्ट में आ पाता हूँ या नहीं आ पाता हूँ, या कितने अच्छे रैंक आते हैं या नहीं आते हैं, या लिस्ट में किसी तरीके से। अभी तो प्रायोरिटी है किसी तरीके से लिस्ट में आ जाऊँ। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जाते हुए मेरा एक सोन बोर्ड था, तो वहाँ पे बोला गया कि मुरली प्रसाद शर्मा सर थे। तो मैं आई कमेंट करके बोला, बैठा अंदर गया और सबको ग्रीट किया। एक मैम थी, 2 मेंबर थे और एक चेयरमैन सर थे, 4 लोग थे टोटल। उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा कैसे आए यहाँ तक, और मैं एकदम शॉक्ड, मैं सुन ही नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। तो मैं उनको देखने लगा एंड अगेन ही आस्क्ड कि कैसे आए यहाँ तक। तो मैं बोला सर मैं बिहार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यहाँ आया हूँ, प्रीलिम्स और मेंस। तो सब स्माइल करने लगे, थोड़ा सा लाइट माहौल हुआ। फिर उन्होंने मुझसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कब ग्रेजुएशन किया, अभी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है तुम्हारी, और ऑप्शनल क्या है, हॉबी क्या है, सारी चीज़ें पूछी। फिर हमने बताया। फिर उन्होंने मेरे से पहला प्रश्न किया, क्योंकि मैंने बीएड भी कर रखा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा एक चीज़ बताओ, 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी आई और फिर हम देख रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे जो हुआ आप 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आनी पड़ी, क्यों लेके आनी पड़ी। और दूसरा, बिहार गवर्नमेंट इस समय बजट में भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन को ही एलोकेट किया हुआ है, सबसे ज़्यादा बजट उसको। और ग्राउंड लेवल पे क्या क्या ऐसा इस बार कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। तो पहला ही क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों आई और क्या क्या नई चीज़ें हैं पहले से, तो वो तो मुझे जो पता थी वो मैंने बताई। पर ग्राउंड लेवल पे बिहार गवर्नमेंट क्या क्या कर रही थी, एक्चुअली मैं पढ़ा भी था पहले, तो वो सब भूल गया था उस समय। तो पहला क्वेश्चन ऐसा था और मैंने सॉरी बोला कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीज़ें इस बार कर रही है, बजट को लेकर, बजट में क्या एलोकेट किया है मुझे नहीं पता। तो थोड़ा बहुत बाद में बाहर आया तो देखा, अरे यार ये तो बताया जा सकता था, लेकिन नहीं उस समय ध्यान आया। तो मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या होता है। और मैं ऐसा लगता था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के मैंने लिटरली बहुत टाइम दिया था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल की थी, पर वहाँ शब्द ही नहीं निकले। तो 2-3-4 पॉइंट बता कर गए, लगभग 2 से ढाई मिनट 3। उसके बाद फिर ग्राउंड वाला तो नहीं बता पाया मैं, तो उस पर मैंने सॉरी बोला। फिर उन्होंने बोला अच्छा एक चीज़ बताइए, अब बोल रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के। तो उन्होंने एक क्वेश्चन वहीं से निकाला कि ग्राउंड लेवल पे स्किल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है बिहार गवर्नमेंट। उसमें भी मैंने एक तो बिहार की स्पेसिफिक स्कीम नहीं याद आ रही थी, तो पीएम कौशल विकास योजना को हमने बताया, आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए बताया। पर इस पर भी मेरे को बहुत पॉइंट पता नहीं थे, तो मैंने वहाँ पे सॉरी बोला या मैंने बोला सर आगे मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने दूसरे मेंबर की तरफ शिफ्ट कर दिया और उन्होंने पूछा मुझसे कि ऐसा है, जिस तरीके से पिछले 8-10 सालों में गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट का रुख है, ऐसे समय में तुम्हें नहीं लगता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से मूव हो जाना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को की तरफ, और एक वाइज डिसीजन होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो मैंने अपना स्टैंड लिया, नहीं सर हम हमारे लिए अभी आवश्यक है, और मैंने अपना स्टैंड लिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है आप सबको भी मालूम है, अकाउंटेबिलिटी ये तय करता है ना, रिप्रेजेंटेशन तय करता है सारी, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है। तो मैं अपने पॉइंट्स रखा वहाँ पे। और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप बोलते हो अकाउंटेबल है, तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया,
एपस्टीन फाइल में नाम फंस रहा है मिनिस्टर का, और पहले के मिनिस्टर होते थे, कहीं दुर्घटना हो गई ट्रेन की तो इस्तीफ़ा दे देते थे, खाद्यान्न समस्या हो गई तो खाद्य मंत्री इस्तीफ़ा देने को तैयार रहते थे। आज के समय में एपस्टीन फाइल में नाम फंस रहा है मिनिस्टर्स का, और साथ में इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कह रहे हैं हम इस्तीफ़ा ही नहीं देंगे, और बोलते हो कि मैं मिनिस्टर अकाउंटेबल है। अब पर मैंने स्टैंड लिया सर कि एक दो इंसिडेंट के बेसिस पे हम इसका आकलन नहीं करेंगे, और एक दो इंसिडेंट को छोड़ दें तो बाकी आज भी मिनिस्टर अकाउंटेबल है। तो अच्छा बोले कि ठीक है, मध्यकाल की कुरीतियाँ बताओ क्या क्या थी। तो मैंने बताया जैसे जो कॉमन कुरीतियाँ आई हैं, एक तो जात प्रथा थी, एक बाल विवाह था, एक सती प्रथा थी, दहेज प्रथा भी थी, हिंदू मुस्लिम इशू हमेशा रहा है जब से अरबियन आए, अरब आक्रमण हुआ इंडिया पे, तो ये सब बताया मैंने। और फिर उन्होंने पूछा, तो फिर तीसरे पर्सन के पास गए जो सेकंड मेंबर थे। उन्होंने बोला अच्छा एक चीज़ बताओ, मतलब मुझसे बोले हिंदी साहित्य में कहानी वो पढ़े हो, कौन कौन सी कहानी, वो सब शुरुआत में ही पूछ लिया था चेयरमैन सर ने। तो बोले ईदगाह पढ़े हो ना, तो मैंने बोला हाँ सर पढ़ा था, तो पढ़ रखा हूँ। तो बोले अच्छा एक चीज़ बताओ, जब थाने के सामने से सारे बच्चे मेले से लौटते हुए गुजर रहे होते हैं तो आपस में क्या संवाद होता है। तो मुझे संवाद तो नहीं याद आ रहा था, पर मैंने एक चीज़ बोला सर, एक लाइन मेरे को याद है वहाँ पे। तो मैंने बोला सर वहाँ पे बोलते हैं कि अजी हजरत चोरी भी तो यही कराते हैं। मुझे इतना पता था। फिर उन्होंने दो तीन चीज़ें उसी में से पूछी कि उनकी माँ कौन थी, दादी माँ कौन थी, चिमटा किसके लिए लेके जा रहा था, हमें सबसे मजबूत सबसे पावरफुल खिलौना किसका था, ब्ला ब्ला ये। पर ये इस पे वो पूरा सेंटेंस तो मुझे नहीं याद था कि जो उन्होंने पूछा था क्या क्या आपस में वार्तालाप हुआ है। बाकी ये भी ठीक था। फिर इसके बाद उन्होंने जो लेडी मेंबर थी उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्यों मैं बना दूँ, आप मेरे को बताओ आपको मैं क्यों ऑफिसर बनवाऊँ, या बिहार सरकार में आपको क्यों चुना जाए, आपके अंदर क्या ऐसा है। तो मैंने अपने पक्ष रखे कि एक प्रशासक क्या आवश्यक होते हैं, क्या आवश्यकता होती है, क्या उसके अंदर होना चाहिए, और मैं अपने आप को इस योग्य मानता हूँ। क्योंकि मैं प्रशासक बनने वाला हूँ, अगर मैं अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रखूँगा और मैं अपने आप को योग्य नहीं मानूंगा तो आई डोंट थिंक कि मैं डिज़र्व करता भी हूँ वहाँ पे। तो मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। मैं उनको नहीं बोला मैंने ये, मैंने बताया कि मैं अपने आप को इस योग्य मानता हूँ। क्वालिटीज़ गिना दी, लीडरशिप, ऑनेस्टी, कोऑर्डिनेशन, है ना, एम्पैथी होना, तो ये सब गिना करके कि ये होनी चाहिए, और मैं मानता हूँ कि मैं इस योग्य हूँ और मुझ में ये सब है। तो बोलिए अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए आपको किसी एक आपके अनुमंडल का, आपके क्षेत्र का एसडीपीओ बना दिया गया है, कैसे ड्रॉप आउट रेट कम करोगे बिहार में। तो मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे कि क्या क्या हो सकता है ना। तो सी लुक्स सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा अच्छा एक चीज़ बताइए, लास्ट क्वेश्चन था उनका, कि इंडिपेंडेंस से पहले तो विमेन की कंडीशन इंडिया में बड़ी बेकार थी, बिहार में भी वही है, और आज भी स्थिति वही है। हम कागजी सुधार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी है, और रियलिटी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप भी ये चीज़ देखते होंगे, क्यों नहीं, और आप इस चीज़ से सहमत हैं। तो मैंने वो बोला मैम कि शायद हमने जितना स्पीड से सोचा था उतने स्पीड से नहीं हो पा रहा है, बट हम लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। और फिर मैंने उनको कई सारे एग्जांपल दिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम हुआ, और केसेस कितने ज़्यादा फाइल होने लगे हैं, ब्लडी वीमेन अपने राइट्स को लेकर के सामने आ रही हैं, अपने राइट्स की वकालत कर रही हैं। विशाखा गाइडलाइंस है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा संबंधित प्रावधान हुए, पोस्ट एक्ट बनाया गया, बिहार पंचायती राज एक्ट के थ्रू 50% रिजर्वेशन दिया गया। मैं फ़्लो में ही बताते जा रहा था। उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको लगा कि ठीक है जानकारी है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन्होंने स्टॉप किया। इंटरव्यू इस पूरे प्रोसेस में शुरू से लेकर के बाद वार्तालाप से लेकर के इन प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न मैं कोई भूल रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और मैं शुरू से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं पता चल रहा है, अभी ध्यान ही नहीं आ रहा है कि कौन सा एक प्रश्न ऐसा था नंबर 2 का जो मैं मिस कर रहा हूँ। बाकी इंटरव्यू ऐसे कर उन्होंने बोला ठीक है आपका इंटरव्यू होगा, और फिर मैंने सबसे विदा ली नमस्ते करके, और फिर मैं बाहर निकल गया। तो तकरीबन 15 से 17 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, और मुझे अच्छा लगा। शुरू में डर था कि
पहले तो मुझे लगता था मुझे डर ही नहीं लगेगा, और जब एंट्री मारा, और मैं डरा नहीं रहा था, बिल्कुल लिटरली नहीं डर रहा था। उसके बाद जैसे एंट्री मारा ना, वहाँ पे डर शुरू हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। उससे पहले मैं पूरे इंटरव्यू से पहले जब तक नहीं गया था, सबको सबको कुछ ना कुछ हो रहा था, दुख मुझे नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से दे लूँगा, मैनेज कर लूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर जाते ही, उसका एक रीज़न था। जब मैं एंट्री मार रहा था, मैं ही कमिंग सर बोला, तो सामने से वो जो गेट पे होते हैं ना प्यून, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया, गेट वो सही करने वाले थे। वो बोला तो ऐसे बोले वो, फिर मेरे को दोबारा बोलना पड़ा। तो वहाँ से एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मेरे को कुछ हो लगा। और जैसे अंदर गया, सब मेरे को ऐसे घूर रहे थे, पता नहीं कैसे घूर रहे थे, या वो थोड़ा सा प्रेशर इस टैक्टिक्स थी कि थोड़ा सा मैं ऐसे देखता हूँ इसको। फिर नमस्ते किया मैंने, और नमस्ते करने के बाद फिर एक मैम मुझे दिखी ही नहीं, वो मेरी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी जब मैं एंट्री मार रहा था। तो मैं सबसे पहले चेयरमैन, मेरी नज़र चेयरमैन पे गई, और फिर दोनों अदर मेंबर पे जो मेल थे, और फिर मैम फीमेल। तो मैंने लास्ट में सबसे फीमेल मेंबर को ग्रीट किया। तो मुझे पहले करना चाहिए था, पर वो प्रेशर अलग ही होता है यार, वो दिखा ही नहीं। तो मैं जब मेरे माइंड में आ गया कि सबसे पहले मैम को करना था, और मैंने सर को किया, चलो ठीक है। पर वो माइंड में क्लिक कर गया ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा मैं पीछे हो गया एक कदम। और फिर क्या, फिर वो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में हेजिटेशन दिखी, पर ऐसा मुझे लग रहा है दिखता होगा मैक्सिमम लोगों को जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं। आगे इंटरव्यू ठीक रहा, और फिर अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि मेडिकल कैसा होता है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो रिजल्ट आए तो पता चले। अगर मेन से 4 से 8 10 नंबर ज़्यादा होंगे, और इंटरव्यू में ऐसे रेंज के नंबर मिल जाएंगे, तो सूची में नाम आ जाएगा। मेंस में ज़्यादा अच्छा नंबर होगा तो शायद अच्छी रैंक मिल जाए, और मेंस बॉर्डर पे होगा, और इंटरव्यू पता नहीं क्या कितना मार्क्स मिले। तो अब तो मन में ये हो चुका है कि कहीं से भी लौट सकते हैं, कुछ पता नहीं है, पर लड़ना है, लड़ते जाना है। क्या ही किया जा सकता है, हार ना मानना, ये मुझे लगता है ये सही चीज़ है। तो नेवर से डाई वाला एटीट्यूड रख के ही अब इस जर्नी में आए हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी आप लोग भी बताइएगा जिनका भी रहा होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।